एक सिंपल क्वेश्चन, क्या घर पे खाना बनाना नेशनल इनकम में काउंट होता है? अगर यस तो ये गलत है, अगर नो तो भी ये गलत है। डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे। यही है नेशनल इनकम की थ्योरी का ट्विस्ट। हे, दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एड्यूजोन। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर रहे हैं? सबसे पहले हम कवर करेंगे फाइनल कंजम्पशन एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। देन फिर हम कवर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या है, नेट और ग्रॉस के कॉन्सेप्ट्स क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है, और नेशनल इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीजें आगे आएंगी। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल कंजम्पशन। देखो, हमारे पास दो तरह की कंजम्पशन होती है, एक फाइनल और एक इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनल कंजम्पशन होती क्या है। जो गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब मैं गई शॉप पे, मैंने कोई चीज खरीदी और डायरेक्टली उसको आके कंज्यूम किया, उसको ना तो रीसेल कर रहे हैं ना कोई भी और काम कर रहे हैं, आगे फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब होता है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है, दे आर नॉट इंटेंडेड टू रीसेल और फर्दर यूज इन प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं, वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर ने जाके ब्रेड परचेज की, डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, रीसेल तो नहीं करेगा। सेकेंडली, मोबाइल फोन है, वो उसने परचेज किया, वो भी अपनी कम्युनिकेशन के लिए, खुद के काम के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे ही क्लोथिंग है, कोई भी कंज्यूमर परचेज कर रहा है, खुद के पहनने के लिए वो उस चीज को परचेज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनल कंजम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल कंजम्पशन? बेसिकली हमें क्या चीज लेके चलनी है कि जो फाइनल कंजम्पशन है उसको हम लोग रीसेल नहीं कर सकते हैं, उसने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी है, फर्दर प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें क्या है, इसके दो टाइप्स आएंगे हमारे पास। कंज्यूमर गुड्स होता है और प्रोड्यूसर गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब है? जो डायरेक्टली हमारी वांट्स को, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक ड्यूरेबल, एक नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब ही पता लगता है, जो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले होते हैं, लंबे समय के लिए चलते हैं, जैसे कार हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, लंबे टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो हमें साथ के साथ कंज्यूम करने होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, फूड, सोप, टूथपेस्ट, ये हमें साथ के साथ ही क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म पीरियड, और नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल, विच मीन्स हमें साथ के साथ उसको क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उनको हम लोग साथ में क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने फर्दर क्या करनी है, जिस गुड्स में हम फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन गुड्स को बोलते हैं कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स। ये डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कंज्यूम क्यों नहीं कर सकते? अभी हमने डायरेक्टली क्या करने हैं, आगे फर्दर प्रोडक्शन करनी है, इसलिए अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे तो वो कौन से गुड्स बन जाएंगे? कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगे। इसके बीच में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मशीनरी यूज कर रहे हैं, आगे इक्विपमेंट्स यूज हो रही हैं, वर्कर्स टूल यूज कर रहे हैं, वो बार बार यूज कर रहे हैं। किसके लिए चीजें यूज कर रहे हैं? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। तो प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली क्या हेल्प करता है? हमारी फ्यूचर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है? अब हमारे पास ये आ रहे हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में पहले बता चुकी हूँ, जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है उनको फाइनल गुड्स कहते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइंस को क्रॉस नहीं किया और वो रीसेल पर्पसेस के लिए या वैल्यू ऐड करने के लिए आगे फर्दर यूज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? इंटरमीडिएट गुड्स। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? सबसे पहला काम, फाइनल गुड्स का मेन पर्पस होता है हम डायरेक्टली उसको क्या कर सके,
फाइनली कंज्यूम कर सके या फर्दर इन्वेस्ट कर सके। जो अभी हमने किया था कंज्यूमर गुड्स, इधर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों ही हमारे किस में आते हैं, फाइनल गुड्स में आते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी जिसमें बाउंड्री लाइन हमारी क्रॉस नहीं हुई होती, हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमें फर्दर उसको रीसेल करना है, चाहे हमें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। रीसेल पर्पसेस के लिए फाइनल गुड्स तो वो होते हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, रीसेल के लिए काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो हम रीसेल पर्पसेस के लिए काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने वैल्यूज में कुछ ना कुछ ऐड करनी है। थर्ड पॉइंट है, ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं होता, ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमें अभी प्रोडक्शन करनी है, अभी आगे काम करना है। नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड होती है, कौन सी नहीं होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली आ भी सकता है ये। तो फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो हमारे इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में। जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तो जब हम मेजर करते हैं तो फाइनल गुड हमारा इंक्लूड होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता। क्यों इंटरमीडिएट जो हमारे गुड्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं? देखो, अगर हम, जैसे हमने ब्रेड ली, ब्रेड के पहले वो क्या चीज होती है, फ्लावर होती है, आटा होता है, उसी का हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो हम आटा भी दोबारा से काउंट कर ले, फिर हम उसको पहले उसके ग्रेन्स है वो भी काउंट कर ले, और फिर बाद में ब्रेड भी काउंट कर ले। सभी चीजें अगर हम काउंट करते जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे काउंटिंग क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो वो बार बार काउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल आया हुआ है, ब्रेड बॉट बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने खुद से ब्रेड को खरीदा, खरीद के क्या करेगा, वो कंज्यूम ही करेगा ना, तो ये कौन सा गुड हुआ, फाइनल गुड। यहाँ पे एक बेकरी ने फ्लावर खरीदा, वही बात, आटा खरीदा, अब आटे को यूज कर लेंगे हम नेशनल इनकम में, और दोबारा से ब्रेड को भी काउंट कर लेंगे, तो दोनों चीजें काउंट करेंगे तो काउंटिंग क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग। सो वी शुड अवॉइड डबल काउंटिंग, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या नहीं लेते, एज अ इंटरमीडिएट यूज करते हैं, और हम लोग इसको नेशनल इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फ्लावर यूज्ड बाय बेकरी किसका एग्जांपल हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स का। अदर एग्जांपल, जैसे ऑटोमोबाइल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टील यूज कर रही है, कॉटन यूज हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जो फर्दर अभी भी क्या होती हैं, आगे यूज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तुम लोगों को पता है, अकाउंट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तुम लोगों को इस चीज के बारे में पता है, जब हम मशीनरी को यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज को बार बार यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। तो यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हम उसका क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर अ टाइम ड्यू टू यूज, जब हम बार बार किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और इसका जो दूसरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कैलकुलेशन में जब नेशनल इनकम में आता है तो डायरेक्टली कई बार वो डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वहां पे पर्टिकुलर्स में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो वहां पे बच्चे कह देते हैं ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या चीज है, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या चीज है। तो सेकेंड नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, CFC। अब डेप्रिसिएशन हो रही है, भाई इसके कारण क्या है, डेप्रिसिएशन होती क्यों है, क्या रीजन है पीछे। सबसे पहला रीजन है वेयर एंड टेयर, बार बार मशीनरी को यूज करोगे, इक्विपमेंट्स को बार बार यूज करोगे, तो ऐसा तो है नहीं वो वैसे ही रहेंगी, उसकी वैल्यू तो कम होगी। तो पहला कारण है वेयर एंड टेयर। सेकंड कारण है ना भी यूज करो, ऐसी ही चीज पड़ी है, पड़ी पड़ी चीज की वैल्यू बढ़ने तो वाली नहीं है, तो क्या होगा उसकी वैल्यू, अगर मैं घर पे टीवी लेके आई हूँ तो यूज करूं या ना करूं, उतने का तो नहीं बिकेगा वापस से, तो उसकी वैल्यू जो है ड्यू टू एजिंग कम हो जाती है, तो उसका भी कारण, उसको भी क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिसिएशन का एक कारण। नेक्स्ट है ऑब्सलीसेंस, इसका क्या मतलब है,
जब कोई चीज हम लेके आए हैं, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट यूज होते थे, बाद में एलईडीज एलसीडीज आई हैं, तो वो चीज क्या है, जब टेक्नोलॉजी हमारी आउटडेटेड होती है, ऑब्सलीट होती है, उसके कारण भी चीजों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी आने से जो मशीन्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब कारण है चीजों के डेप्रिसिएट होने के। सो डेप्रिसिएशन क्या चीज है, उनके कारण क्या है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, कैपिटल लॉस। अब देखो, अभी हमने बोला वैल्यू डाउन होना, कैपिटल भी कम, कैपिटल लॉस में भी वैल्यू डाउन हो रही है, डेप्रिसिएशन में भी वैल्यू डाउन हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखो, सबसे पहली चीज, जब हमें चीजें पता है कि अगर चीज की वैल्यू, मैं बाहर से कोई चीज खरीद के आई हूँ, थोड़ा टाइम यूज की, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो वो क्या चीज है, डेप्रिसिएशन है। बट अगर पड़ी पड़ी चीज ड्यू टू अर्थक्वेक, या मुझे नहीं पता किसी के कारण, कोई एक्सीडेंटल कारण, कोई भी रीजन से कोई चीज की वैल्यू कम हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड फॉल, अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द फिक्स्ड एसेट, पड़ी हुई चीज अनएक्सपेक्टेड कारण के कारण वैल्यू उसकी डाउन हो रही है। अनएक्सपेक्टेड कोई भी हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू जो अनएक्सपेक्टेड फॉल, मतलब किसी भी कारण, अर्थक्वेक एकदम से आ गया, या फ्लड्स आ गए किसी भी कारण, तो इन चीजों के कारण जब तुम्हारी वैल्यू जो है, तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है, वो डाउन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले क्या है, फ्लड्स के कारण, कहीं पे आग लग गई है या लड़ाई हो गई है उनके कारण, या कोई भी मैन मेड डिसास्टर्स के कारण इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो इसके लिए अभी हम सबसे पहले डिफरेंस करेंगे, बिकॉज कई बार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिफरेंस आ जाता है, या 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी नेचर क्या है, डेप्रिसिएशन, जो हमें चीज पता है जिसकी वैल्यू डाउन होनी ही होनी है। एक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस किसके अंदर आएगा, कैपिटल लॉस के अंदर आएगा। सेकेंडली, इसका कारण क्या हो सकता है, कॉज क्या हो सकता है। अभी हमने कहा कुछ भी टूट फूट हो रही है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो रही है, तो ये चीज आ रही है हमारी डेप्रिसिएशन। नेचुरल डिजास्टर्स है, एक्सीडेंट के कारण कोई वैल्यू डाउन हो गई, किसके अंडर आएगा हमारा, कैपिटल लॉस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज इंक्लूड होती है, अब मैं मशीनरी बार बार यूज कर रही हूँ, वो कॉस्ट की वैल्यू, जो वो मशीनरी है उसकी वैल्यू डाउन होगी, उसकी वैल्यू जो डाउन हो रही है वो इंक्लूड तो होगी ना हमारी नेशनल इनकम में, और इधर ये चीज उसकी कॉस्ट कैपिटल लॉस की, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, ये कौन सा हम लेके चल रहे हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी नेशनल इनकम में यस, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और हम ग्रॉस के बाद जब हमने नेट पे जाना होता है, ये हम आगे फर्दर करेंगे, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, तो उसमें ये वैल्यू इंक्लूड होगी, लेकिन कैपिटल लॉस में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। नेशनल इनकम में कैपिटल लॉस की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। प्रिडिक्टेबिलिटी, किस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, डेप्रिसिएशन को, यस, हम कह सकते हैं कि कल को इसकी वैल्यू गिरनी है, पर किसी नई चीज की वैल्यू अर्थक्वेक के कारण गिरनी है, फ्लड्स के कारण गिरनी है, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती, तो अनप्रिडिक्टेबल। लास्ट इज प्रोविजन। देखो, जब हमें कोई चीज पता होती है, हमें पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन हमें ये पता है फिक्स एसेट की वैल्यू जो है वो क्या होनी है, डाउन होनी ही होनी है, उसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए हम एक प्रोविजन बना के रखते हैं। क्या प्रोविजन होती है, एक प्रोविजनल अकाउंट बना के रखते हैं, वो हम किस में बना सकते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन में प्रोविजन बना के रखते हैं, जिसको प्रोविजनल डेप्रिसिएशन फंड बोलते हैं। तो वो चीज हम जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हमने डेप्रिसिएशन के अंदर एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, 10 साल 8 साल, जितने भी साल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा है, सॉरी स्पैन ऑफ हमारा क्या है, प्रोडक्शन है, जितने साल वो चीज़ चलेगी, उसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे, डेप्रिसिएशन फंड, जो अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, प्रोविजन अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल लॉस में नो लिखा हुआ है, इसने ये पीडीएफ बनाई है, पीपीटी बनाई है, उसने ये गलती कर दी। यस, कैपिटल लॉस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस बना के रखते हैं। इंश्योरेंस क्या चीज होती है, इंश्योरेंस भी हमारे लिए एक प्रोविजन होती है जो हम कैपिटल लॉस के लिए बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस वर्सेस नेट।
अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस वर्सेस नेट। मैंने पहले तुम्हें डेप्रिसिएशन में बोला था कि ये पॉइंट्स आगे आएंगे। तो देखो ग्रॉस कॉन्सेप्ट में क्या चीज है और नेट में क्या चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार फ्रिक्वेंटली ये चीज जो है वो यूज होगी जब भी तुम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करोगे, कहीं पे कुछ भी यूज करते हो ना, तो ये बार बार ना नेट और ग्रॉस दो वर्ड्स तुम्हारे यूज होने ही होने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस क्या चीज है, ये बहुत ध्यान से पढ़ो चीज जो डेप्रिसिएशन की बोली थी, बिफोर डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो देखो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जब तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ले लेते हो लेकिन उसमें क्या चीज नहीं ऐड कर रहे हो, उसमें तुम लोग वेयर एंड टियर ना एडजस्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली तुम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट उठा रहे हो। तो जहां तुम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो विदाउट एडजस्टिंग वेयर एंड टियर कैपिटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस बोलते हैं। आगे हम यूज करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये चीजें तुम्हारी यूज होंगी। तो ये यूज कैसे होंगे, क्या चीज होगा, देखो जैसे ग्रॉस है हमारा, हमें ये फाइंड आउट करना है और हमारे पास नेट चीज दी हुई है। तो हम अभी बोल रहे हैं ना यहाँ पे हमने एडजस्ट नहीं किया डेप्रिसिएशन को, तो ग्रॉस में ऑलरेडी क्या चीज इंक्लूड होती है, डेप्रिसिएशन तुम्हारी इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होता है तुम्हारा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेट की। नेट कैसे निकलता है, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। जो ट्रू वेल्थ है तुम्हारी, जो ट्रू एक्चुअल में तुम्हारी आउटपुट आई है, हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तब हमारी किसकी वैल्यू आती है, नेट की वैल्यू आती है। देखो ध्यान से, नेट निकालने के लिए हम लोग इस ग्रॉस से क्या माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आता है नेट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्रॉस में हम लोग नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, नेट निकालने के लिए ग्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट करने का मतलब है माइनस, और यहाँ पे डिडक्ट नहीं करते, बिफोर डिडक्टिंग मतलब ग्रॉस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। देखो प्राइस का क्या मतलब होता है, जब मैं कोई चीज खरीदने जा रही हूँ, कोई भी चीज बाय करती हूँ, तो कंज्यूमर कोई भी चीज के पैसे दे रहा है, तो वो कौन से प्राइस पे देता है, मार्केट प्राइस पे देता है, जिसमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। मैं कोई पेन ले रही हूँ, कोई मार्कर ले रही हूँ, कोई ब्रेड ले रही हूँ, कोई बटर ले रही हूँ, इन चीजों पे जब भी मैं कोई चीज बाय कर रही हूँ तो ये प्राइस बोलते हैं इस चीज को, मार्केट प्राइस। तो जब कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से, द प्राइस विच इज एक्चुअली पेड बाय द बायर, तो बायर मतलब कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कोई चीज खरीद रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, जिसमें तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी ऑलरेडी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। और क्या चीज नहीं इंक्लूड होती, वो होती है सब्सिडीज। सब्सिडीज वो छूट होती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, तो वो चीज इंक्लूड नहीं होती। इसीलिए एमपी का फॉर्मूला क्या बनता है, जो कॉस्ट होती है उसमें हमारे पास जीएसटी इंक्लूड होती है, जो एक्चुअल में कौन पे करता है, कंज्यूमर, यानी कि जो हमारा बायर है वो क्या करता है, पे करता है, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर कॉस्ट, अब कॉस्ट हम लोग तो नहीं इनकर कर रहे, कौन इनकर कर रहा है, जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है कॉस्ट, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोड्यूसर पे करता है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है, जब लैंड लेते हैं तो वी हैव टू पे सम रेंट पे करना पड़ता है, सॉरी, जब हम लोग क्या करते हैं, लेबर रखते हैं तो उसके लिए वी हैव टू पे सम वेजेस, कैपिटल लेते हैं वी हैव टू पे सम इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के पास बचता है प्रॉफिट। तो इनके लिए जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो कॉस्ट होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें हम टैक्सेस थोड़ी लगाएंगे, गवर्नमेंट के कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। तो क्या इंक्लूड होता है, जो गवर्नमेंट हमें छूट देती है ऑलरेडी उस कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं हम
फैक्टर कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो डिफरेंस क्या आता है। मार्केट प्राइस में क्या चीज इंक्लूड होती है, हमारे जो टैक्सेस है वो इंक्लूड होते हैं। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। फिर सब्सिडीज इसमें इंक्लूड नहीं होती है, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज हमारी इंक्लूड होती हैं। जो मार्केट प्राइस है वो कौन पे करता है, हम जैसे लोग, दैट मीन्स कंज्यूमर। हम चीज खरीदने गए हैं, वी हैव टू पे सम प्राइस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर कॉस्ट। ये हम थोड़ी पे करेंगे, जो चीजें बनाएगा वही पे करेगा। मीन्स प्रोड्यूसर जो है वो पे करता है हमारे फैक्टर कॉस्ट में। हमारी जो पेमेंट है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर पे करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक साल जिस कंट्री में बंदा रिसाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। एक पर्सन और एक इंस्टीट्यूशन जो एक साल तक मोर देन 1 ईयर क्या कर रहा है, जनरली रह रहा है, वहां पे स्टे कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। सेकेंडली, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जहां वो स्पेंड कर रहा है, जहां वो अर्न कर रहा है, जहां वो कोई भी काम कर रहा है, जिस कंट्री में वो काम कर रहा है, जिस कंट्री में वो अर्न कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में रह रहा है, कोई इंडियन कंपनीज है वो डोमेस्टिकली ओपन हुई हुई है, हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया, इंडिया में फॉरेनर्स काम करने आ रहे हैं इंडिया में मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कौन नहीं कहलाएगा, जैसे कोई बंदा घूमने के लिए, विजिट करने के लिए आ गया, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं इन इंडिया, कोई भी एम्प्लॉइज हैं फॉरेन एम्बेसी के। अब एम्बेसी तो देखो यूएस एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन जो काम कर रहे हैं बंदे, वो काम कर रहे हैं यानी कि वो एम्प्लॉयज कहाँ के, फॉरेन एम्बेसी के, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, अपनी कंट्री में। स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो ये सारे किसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, अपनी कंट्री में। जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी खुद की कंट्री में लाई कर रहा है, और जो मोर देन 1 ईयर रह चुके हैं उनको हम लोग क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के, ठीक है, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट। नेक्स्ट वी हैव